हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाईएलटीएस ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको नंबर सिस्टम जो अपना चल रहा था उस नंबर सिस्टम में मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं फॉर्मेट थ्योरम। आपने अगर नाम सुना है तो अच्छी बात है, और अगर पहली बार अगर नाम सुना है आपने तो आप अच्छे से हेडिंग डालें कि फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है। और इसका उपयोग जो अपन है मेनली वो करते हैं, अपन शेषफल निकालने में करते हैं या रिमाइंडर निकालने में करते हैं। ठीक है, जब एग्ज़ाम में आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मान लो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, इनमें से कोई सा क्वेश्चन जैसे कि 37/103 की पावर 102 है, तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो इनका जो रिमाइंडर आप निकालते हो या शेषफल निकालते हो तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है अगर इसकी पावर इतनी बड़ी बड़ी अगर पावर है तो। ठीक है, तो उसको इजी करने के लिए एक थ्योरम है, उसी थ्योरम को आज अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मेट थ्योरम। और उसको अच्छे से समझे आप, क्योंकि इसमें कुछ इसकी कुछ कंडीशन है, एक या दो, वो कंडीशन लगाकर आप अगर क्वेश्चन करते हैं तो आपका क्वेश्चन इजी भी होगा और जल्दी भी होगा। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें अच्छे से फॉर्मेट थ्योरम, और इसको मैं समझाने का ट्राई करता हूँ आपको, और आपको अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, तो इस थ्योरम की मेनली एक प्रॉपर्टी है कि क्या है कि आप सबने ये सुना होगा को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर आप सभी ने सुना होगा। को प्राइम नंबर क्या होगा, क्योंकि मैंने जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तो मैंने जब संख्याएं पढ़ाई थी, नंबर्स पढ़ाए थे, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या, ये चीज़ मैंने आपको बताई है वहाँ पर। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में बिल्कुल भी, तो आप वो लेक्चर देखें और सह अभाज्य संख्या के बारे में आप पता करें। ठीक है, तो इसका अगर सिंपल मतलब मैं समझाऊँ आपको यहाँ पर सह अभाज्य संख्या के बारे में अगर थोड़ा ब्रीफ में मैं बताऊं आपको, तो इसका क्या होता है, HCF जो होता है सहअभाज्य संख्याओं का, अगर दो संख्याएं सहअभाज्य है तो उसका सिंपल मतलब ये है कि मैं लिख रहा हूं जैसे 2 और 3, तो इनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF जैसे मैंने लिखा 42 एंड 43, तो इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ओनली 1। ठीक है, आपको ये पता होगा कि HCF क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि 11 एंड 13, तो इनके बीच में अगर मैं इनका HCF लूंगा तो ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे ये दोनों संख्याएं क्या होती हो, कट जाती हो। दोनों एक ही नंबर से नहीं कटती, मतलब एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है कि एक में 11 में अगर एक का भाग दे तो पूरी तरह जाएगा और 13 में भी जाएगा, बट इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है जिससे जिस संख्या से 11 और 13 में पूरा का पूरा भाग जाता है। और ऐसी अगर कोई नंबर है जो दो नंबर जिनका कोई भी फैक्टर एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जिसमें वो संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य। जैसे दो क्रमागत संख्याएं हमेशा क्या होती है, सहअभाज्य होती है। दो क्रमागत जो संख्याएं होती है वो हमेशा सहअभाज्य होती है। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है कि दो क्रमागत संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होती है। जैसे आप ले लो 41 इंटू 42 ले लो, तो ये क्रमागत है, मतलब 41 के बाद 42 आ रहा है, तो ये हमेशा क्या होगी, सहअभाज्य होगी। ये सारा मैंने उस दिन बताया जिस दिन मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सोचना है। जैसे मैं दे रहा हूँ कि मान लो मैंने 15 एंड 21 लिया, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 से इसमें भी डिवाइड कर सकते हो और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं अपन 3 को 3 से, या फिर इसमें से 3 अगर कॉमन लेते हैं तो ये संख्या क्या बचती है कि 3 इंटू ये बचेगा आपका 5 7। ठीक है, तो इसमें अगर 3 कॉमन ले लिया आपने तो इस संख्या में से भी 3 कॉमन आ गया और इसमें से भी 3 कॉमन आ गया। इसका मतलब जस्ट सिंपल मतलब ये है कि ये संख्या क्या है, सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, तो इस जो फॉर्मेट थ्योरम पढ़ेंगे इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो दो संख्याएं अपन लेंगे वो संख्याएं कौन सी लेंगे, सहअभाज्य, और वो कौन सी होगी वो अब आपको समझना है कि इसका स्टेटमेंट क्या है, वो समझना है आपको फॉर्मेट थ्योरम का। तो इसका स्टेटमेंट सिंपल ये है कि इस फॉर्म का अगर कोई नंबर है, जैसे कि a, P और P-1, इस फॉर्म का अगर कोई नंबर है तो उसका शेषफल हमेशा क्या आएगा, शेषफल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इस फॉर्म का अगर कोई नंबर है तो उसका शेषफल हमेशा 1 आएगा। और इस फॉर्म का नंबर का मतलब मैं बताता हूँ आपको कि अगर मान लो कि यहाँ मैंने लिख रहा हूँ 160, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 160 और यहाँ मैंने लिखा 13, इसके अपॉन में जैसे p की जगह a की वैल्यू ले रहा हूँ मैं 116 और p की वैल्यू ली 13, तो यहाँ पर जो इसकी पावर है a की पावर, ठीक है, किसकी पावर, a की पावर, वो क्या होनी चाहिए, इस p से p-1 मीन्स एक कम, मतलब ये क्या होना चाहिए, 12। ठीक है, और एक कंडीशन मस्ट इसमें आप लिख ले नोट करके कि a एंड p जो ये a और ये p है, ये a और ये p है, ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम का मतलब मैंने बताया कि ये a और p क्या होना चाहिए, सहअभाज्य। ठीक है, सहअभाज्य। ये आपको अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है
कि दो संख्याएं ऐसे है कि 160, 30 और ये 12, ठीक है। तो ये a की जगह 160 लिया मैंने, ठीक है, p की जगह मैंने 13 लिया, ठीक है, और p-1 मतलब 13 से 1 कम मतलब 12 है, ठीक है। तो ये अपनी ये कंडीशन तो पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है ये नंबर की ये 160 है, a कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर ये अगर p है, ये अगर p है तो ये हमेशा p-1 मतलब ये अगर 13 है तो ये इससे 13 से 1 कम, जैसे कि ये अगर मैं ले रहा हूँ कि 160, ये मैंने 15 लिया तो ये 15 से 1 कम 14 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाओ। उसके बाद आपको देखना है कि क्या a और p सहअभाज्य है। मतलब a और p में सहअभाज्य देखने का मतलब सिंपल यही है कि आपको ये देखना है कि क्या a और p में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 13 और 160 में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन है। मतलब इनका अगर आप HCF लोगे, HCF तो HCF क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस फॉर्म का अगर कोई नंबर है, इस फॉर्म का अगर कोई नंबर है ऐसे लिखा हुआ, तो उसका जो शेषफल होगा, उसका जो शेषफल होगा हमेशा क्या होगा, वो 1 होगा, ठीक है। यही है फर्मेट थ्योरम। वो बड़ी बात नहीं है फर्मेट थ्योरम, बस इतना ही स्टेटमेंट है इसका कि इस फॉर्म का अगर कोई नंबर है तो उसका शेषफल क्या होगा, हमेशा 1, कि ये a p और ये p-1, a की पावर p-1 अपॉन p। यहाँ पर अगर ये p आप कुछ ले रहे हो, मान लो ये अगर आपने 20 लिया है तो ये कितना होगा, 19। p-1 का सिंपल मतलब इतना ही है, ठीक है, कि इस नंबर से ये नंबर एक नंबर कम होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 13 लिया था तो ये नंबर कितना था यहाँ पर 12, मतलब ये अगर p ले रहा हूँ तो ये कितना है, p-1। सिंपल इतना ही मतलब है किसका, इस फर्मेट्स थ्योरम का, ठीक है। और एक कंडीशन यही याद रखनी है आपको कि a और p हमेशा क्या होने चाहिए, a और p क्या होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए। क्योंकि अगर a और p सहअभाज्य नहीं होंगे तो ये थ्योरम क्या होगी, फेल हो जाएगी, ठीक है, ये थ्योरम लागू नहीं होगी वहाँ पर। तो इसी प्रकार अगर मैं आपको और एग्जाम्पल लेके इसको समझाता हूँ कि इसका यूज क्वेश्चन में कैसे करोगे, तो आपको मैं जैसे कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे कि मान लो मैंने दिया 58 की पावर अपॉन मैंने ले रहा हूँ 111 और इसकी पावर मैंने ले ली 110, ठीक है। तो आपको जस्ट पहले तो ये चेक करना है क्या ये दो नंबर क्या है कि ये दो नंबर सहअभाज्य है या नहीं है, a एंड p सहअभाज्य है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, ठीक है, सहअभाज्य है या नहीं है। तो आप अगर 58 और 111 को अगर देखोगे तो 111 को आप 37 इंटू 3 लिख सकते हो, 111 को आप 37 इंटू 3 लिख सकते हो, ठीक है। 111 को आप 37 इंटू 3 लिख सकते हो। और 58 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें से अगर आप 3 कॉमन लोगे तो ये 3 से है कि 3 एकम 3 और 2 बचेगा, 3 9 27। मतलब इन दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो क्या है, कॉमन है। मतलब कॉमन पार्ट का मतलब ये है कि एक संख्या से इन दोनों में भाग देंगे तो कभी भी भाग पूरा का पूरा नहीं जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1। शेषफल क्या हो जाएगा इसका, 1। इसका शेषफल 1 होने के लिए दो कंडीशन लागू होनी चाहिए थी कि एक कि अगर ये 110 है, ये 111 है, तो ये क्या होना चाहिए, ये अगर p ले रहे हो आप तो ये क्या होना चाहिए, p-1 जो है इसमें कि ये 111 है तो ये 110 है। फिर सेकेंड कंडीशन ये होनी थी कि ये अगर ये a और ये p है, ठीक है, ये a और ये p है तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सहअभाज्य, जो आपको सामने दिख रहा होगा कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसी प्रकार जो भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो वहाँ पर आप डायरेक्ट फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा अभी तक। और मैं एग्जांपल लेता हूँ कि तो आपको मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करेंगे इससे। तो इससे अगर इस थ्योरम से अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस फर्मेट थ्योरम से अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजी होने लग रहे होंगे। जैसे कि मैं पहला ही एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर कि आपको दे रखा है 37, पहला अगर मैं लेता हूँ एग्जांपल तो क्या दे रखा है आपको 37 की पावर 102 और अपॉन में दे रखा है 103। मतलब ये दे रखा है आपको कि ये a है, p और p-1, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। a की पावर p-1 अपॉन p होना चाहिए, मतलब a अपॉन p और इसकी पावर p-1। तो आप देखोगे कि यहाँ 103 है और इसकी पावर 102 है, मतलब ये p है तो ये p-1 हो रहा है। आपको अगर सिंपल ये कंडीशन सेटिस्फाई मिल रही है तो आप इसका आंसर डायरेक्टली क्या कर दोगे, 1 रख दोगे। पर आपको उसमें ये भी चेक करना है कि ये दोनों सहअभाज्य होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, सहअभाज्य। मैंने बताया कि a और p क्या होना चाहिए, a और p क्या होना चाहिए, सहअभाज्य, ठीक है। सहअभाज्य का मतलब भी मैंने बताया कि उनका HCF क्या आना चाहिए, 1। तो आप देखोगे तो इन दोनों में कुछ भी क्या है, कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें ये 37 है तो 37 खुद भी क्या है, प्राइम नंबर है, और ये भी क्या है 103, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और कॉमन अगर नहीं आएगा
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म बन रही है फर्मेट्स थ्योरम वाली कि एक a अपॉन p और p की पावर -1 वाले, ठीक है। तो ये फर्मेट्स थ्योरम आपको ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप ये अगला क्वेश्चन देखते हो कि 65, इसको करने का ट्राई करें आप। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 65 अपॉन दिया हुआ है 31 और इसकी पावर दी हुई है आपको 30। तो आपको जस्ट सिंपल माइंड में ये सोचना है कि ये अगर p है तो ये p-1 बन रहा है, तो ये कंडीशन तो अपनी सेटिस्फाई हो रही है कि अगर p है तो ये p-1 बन रहा है, ठीक है। अब आपको इन दोनों में चेक करना है कि ये क्या प्राइम है, को प्राइम है या नहीं है। को प्राइम का मतलब सहअभाज्य है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर आप सहअभाज्य है या नहीं ये चेक करोगे तो आपको इन दोनों में सहअभाज्य होने के लिए आपको जस्ट ये चेक करना है कि इनका HCF 1 आना चाहिए। तो आपको इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 31 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये आपकी ये वाली फॉर्म बन जाएगी a की पावर p और p-1 वाली, ठीक है। और इस फॉर्म का आंसर क्या होता है 1। आपको ये अच्छे से अब याद हो गया होगा कि इस फॉर्म का आंसर क्या होता है। इस फॉर्म वाल का नंबर अगर है कोई भी तो उसका आंसर, उसका मतलब शेषफल जो आता है वो क्या आता है, 1 आता है। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में अप्लाई करनी है फर्मेट्स थ्योरम, ठीक है। आप ये जो एग्जाम्पल है इनको भी करने का ट्राई करें कि कैसे आप इनको करेंगे। मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ और ये रहे, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि 187 अपॉन 43 की पावर 42, क्या दिया हुआ है 187 अपॉन 43 की पावर 42, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से करने का ट्राई करें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये अगर p है, ये अगर p है तो ये क्या है, p-1 है। मतलब एक कंडीशन तो हो रही है कि a की पावर p और p-1 इतना तो अपना सेटिस्फाई कर रहा है, पर आपको जस्ट ये चेक करना है कि a और p सहअभाज्य है या नहीं है, ठीक है। यही चेक करना है आपको कि a और p अगर सहअभाज्य है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसका शेषफल क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा क्या 1, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे तो 43 और 187 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 43 और 187 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जैसे छोटी क्लासों में ऐसे करते थे, 43 और 187 में इसमें 1 का 2 का 3 का भाग करके देखते थे। तो ऐसे अगर आप भाग करके देखो तो ओनली इसमें 1 का ही भाग जाएगा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर 1 का ही भाग जा रहा है तो इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा 1, और HCF 1 होगा तो HCF जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है वो दो संख्या क्या होती है, सहअभाज्य होती है। तो यहाँ से सिंपल आपको ये मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये सारी कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है किसकी, फर्मेट्स थ्योरम की सारी कंडीशन क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए आपको क्या होना चाहिए, फर्मेट्स थ्योरम का अगर नॉलेज है तो आप ये ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो आप इनको इजीली करने लग रहे होंगे। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि मैं अलग से लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन SSC में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इनको ध्यान में रखें। और अगर कोई क्वेश्चन SSC में अगर पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस उसके रहते हैं, क्योंकि वहाँ से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से करने का ट्राई करें। आगे जो क्वेश्चन है इनको भी आप करें और इसको समझे कि फर्मेट्स थ्योरम एक्चुअली होती क्या है। कि फर्मेट्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि a अपॉन p और p-1, और जहाँ पर a और p, a कोमा p क्या है, सहअभाज्य। बस इतना ही स्टेटमेंट है इसका। और इस फॉर्म का अगर कोई नंबर है, सहअभाज्य है ये a कोमा p, और इस फॉर्म का अगर कोई नंबर है तो इसका शेषफल क्या आता है, शेषफल क्या आता है, शेषफल आता है 1, ठीक है। ये इतना ही याद रखना है आपको। फर्मेट्स थ्योरम बहुत बड़ा कोई थ्योरम नहीं है, बस इतना ही है कि a अपॉन p और p की पावर -1 इस फॉर्म का अगर कोई नंबर है तो उसका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, जहाँ पर a कोमा p क्या है, सहअभाज्य है। बस इतना याद रखना है आपको, और बहुत बड़ी चीज़ याद नहीं रखनी है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे आप, अगर ये क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा क्या कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3 की पावर है 25 अपॉन 5।
तो आपको फर्मेट थ्योरम से अगर आप इसमें अगर फर्मेट थ्योरम लगाने जाओगे तो इसमें डायरेक्टली फर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी, क्योंकि 3 की पावर क्या दे रखी है 25, और फर्मेट थ्योरम के लिए आपको ये चीज चाहिए था, ये फॉर्म चाहिए थी कि 3 की पावर 4 होती तो अपना काम चल जाता, ठीक है। क्योंकि अगर 3/5 की पावर 4, 3 की पावर 4/5 होता तो इसका आंसर तो क्या हो जाता 1 हो जाता, क्योंकि 3 और 5 क्या है सहअभाज्य है, और ये क्या ये फॉर्म बन रही है कि ये a है ये p है तो ये p-1, मतलब इसका आंसर तो क्या होता शेषफल क्या होता, इसका शेषफल होता 1, ठीक है। बट आपको दिया हुआ है 25, तो आपको इसमें इस फॉर्म में इसको बनाना है, तो जस्ट सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पर 3 की पावर 4 आ रहा था और अपॉन में 5, तो इस जो ये आपकी पावर दे रखी है 25, इसको क्या करो इस 4 की पावर में डिवाइड कर लो इसको। कि कैसे डिवाइड करने है वो मैं बताता हूँ आपको, कि आपको 25 दिया हुआ है तो इस 25 को जस्ट काई से डिवाइड करो 4 से, जहाँ पर ये पावर आ रही है, जहाँ पर मतलब अपने ये जो पावर आ रही है कि 3 की पावर 4 आनी चाहिए थी, तो इस पावर में डिवाइड करने के लिए इसको 4 से डिवाइड करोगे जस्ट, तो ये कितना आएगा 6 टाइम तो पूरा का पूरा जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 4 क्या होता है 24 होता है, 6 इंटू 4 24 होता है, और 1 क्या बचेगा आपका रिमेनिंग रहेगा 1। तो इस 1 को ऐसा कैसा अभी रखें, और इसको आप ऐसे लिखने का ट्राई करें, कैसे कि 3 की पावर 4 और इसकी पावर 6 कर दें। 3 की पावर 4 और इसकी पावर 6 करेंगे, जितने टाइम्स इसमें भाग गया है पूरा का पूरा, उतने टाइम्स आपको क्या करना है इसकी पावर कर देने की 3 की पावर 4 की पावर 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 24। अगर कोई पावर ऐसे पढ़ा होगा a की पावर m और इसकी पावर n, तो इसको अपन लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, ठीक है। तो यहाँ पर ये करने वाला रूल है, उधर सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला, तो वो उसमें पढ़ेंगे अपन। पर अब अभी आपको जस्ट इतना ये याद रखना है कि इसको अपन डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 इंटू 4 हो जाएगा 24, और इसको आप लिख दोगे 3 की पावर 24। अब आपके पास पावर कितनी थी 25, मतलब एक कितना बचा था रिमेनिंग, तो एक पावर को आप अलग से लिख दो कि 3 की पावर 1 यहाँ लिख दो और इसको 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये कितनी हो गई कि ये तो 3 की पावर 4 इंटू 6 3 की पावर 24.3 की पावर 1, तो ये टोटल अगर ये मिलेगी तो ये कितनी हो जाएगी 3 की पावर 25। मतलब यहाँ तो आपने इसको जस्ट इसका जो लिखने का जो फॉर्म था वही चेंज किया है कि ये अगर ऐसे लिखा हुआ था तो अपन ने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब अपन ने जस्ट लिखने का जो तरीका था वही बदला है और कुछ नहीं किया है, कि इसको इस तरीके से लिखा हुआ था कोई नंबर तो उसको अपन ने इस तरीके से लिखा है जस्ट। तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चलेगी कि ये 3 की पावर 4/5, 3 की पावर 4/5 इसका तो शेषफल हमेशा 1 आना है, ठीक है। इसका शेषफल तो क्या आना है 1 आना है, और अगर इसका शेषफल अगर 1 आएगा तो आपको ये पता चलेगा कि अगर इसका शेषफल अगर 1 आएगा तो इसकी पावर बदल कितनी भी करोगी तो भी शेषफल 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से अगर शेषफल 1 बच रहा है, ठीक है, मैं क्वेश्चन बाद में लूँगा। यहाँ से अगर शेषफल 1 बच रहा है कि 3 की पावर 4/5 इंटू 3 की पावर 1, यहाँ से शेषफल अगर 1 बच रहा है, ठीक है, शेषफल क्या बच रहा है 1, तो इसकी पावर आप 6 भी कर दोगे। 3 की पावर मैं लेता हूँ 3 की पावर 4/5 और इसकी पावर कितनी 6, तो इस 1 की पावर आप 6 भी करोगे तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब हमेशा क्या ही रहेगा ये 1 ही रहेगा। मतलब यहाँ से तो शेषफल क्या आना है इस चीज़ से, इस इतनी वाली जो पोर्शन है इससे आपको शेषफल कितना मिल जाना है 1। तो आपके पास बचेगा सिंपल क्या बचेगा फिर कि आपके पास बचेगा 3, ये जो 3 अलग निकाला है क्योंकि ये 24 तक तो पूरा का पूरा इस 4 की पावर में क्या हो गया था कन्वर्ट हो गया था, कि ये 6 और 4 क्या हो रहे थे, मतलब आपने 4 से इस 25 में डिवाइड किया तो ये 6 टाइम्स तो पूरा का पूरा गया था, और 1 जो रिमेनिंग बचा था वो अपन ने इधर लिखा था। तो इसमें अब आपके पास ये इतना बचेगा कि आप 3 में 5 का भाग दो और यहाँ से शेषफल निकालो। तो यहाँ से अगर आप शेषफल निकालने का ट्राई करोगे तो कितना आएगा शेषफल 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो फर्मेट थ्योरम का यूज ऐसे भी कर सकते हैं आप कि अगर कोई नंबर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा है, कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या होना चाहिए थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होनी चाहिए थी कि ये ऐसे होना चाहिए था 3 की पावर 5 और इसकी पावर 4, ये होनी चाहिए थी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाता 1। बट अगर ऐसे नहीं दे रखा है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म में भी किसी नंबर को बना सकते हो। कैसे, जस्ट डिवाइड करो 4 से इस पावर को और जितना भी बच रहा है वो अलग से लिख दो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा फर्मेट थ्योरम से ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर मैं इसमें और क्वेश्चन लूँ तो मैं जैसे कि आपको अगर दिया हुआ है कि 165 की पावर 165 अपॉन आपको दिया हुआ है
11 और इसकी पावर दे रखी है आपको 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका शेषफल क्या होगा, इसका आप शेषफल बता देंगे डायरेक्टली कि इसका शेषफल क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको अभी तक समझ में आई होगी कि फर्मेट थ्योरम का यूज़ कैसे करते हैं, कि फर्मेट थ्योरम का आपको स्टेटमेंट पता करना है सिंपल, कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि जब भी इस फॉर्म का अगर कोई नंबर है a अपॉन p और p की पावर -1 हो, पर a की पावर क्या हो, p की पावर p -1 की, यहाँ पर अगर कोई नंबर है तो उसके जस्ट एक कम, कि यहाँ पर अगर आपको 15 दिया हुआ है तो इससे एक कम नंबर होना चाहिए यहाँ पर 14। ठीक है, तो इस फॉर्म का अगर कोई नंबर है और a और p क्या है, सहअभाज्य है, a और p सहअभाज्य है, तो इस फॉर्म के नंबर का आंसर क्या होगा, शेषफल क्या होगा 1 होगा। ठीक है, शेषफल क्या होगा 1 होगा। और इसी में मैंने एग्जाम्पल भी लिए हैं, एग्जाम्पल करवाए हैं आपको, तो उन एग्जाम्पल के साथ अगर मैं और भी एग्जाम्पल लूँ तो आपको अगर समझाने का ट्राई करें और, तो इसमें जैसे कि कुछ क्वेश्चन लेता हूँ कि मैंने लिया 165, इसकी मैं ले रहा हूँ अपॉन 30 और इसकी पावर में लिख रहा हूँ आपको 49। ठीक है, तो इस फॉर्म के नंबर को आप कैसे चेंज करेंगे, कि इसका अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका शेषफल निकालो, इसका अगर आप शेषफल निकालो तो शेषफल कैसे निकालोगे आप इस फॉर्म के नंबर का, तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, इसमें आपको इस फॉर्म के नंबर का अगर शेषफल निकालना है तो आपको ये देखना है कि अगर मैं ये पावर होती 165 की पावर 12/13, ठीक है, बाय 13, क्योंकि इससे ये दोनों क्या है, सब सहभाज्य है, को प्राइम है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों को सहभाज्य कैसे देखना है, कि इनका HCF क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, और इनका HCF 1 आएगा क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इनमें कॉमन नहीं देखने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या से इनमें 1 का भाग दोगे, 2 का भाग दोगे, पूरी तरह से नहीं जाएगा, ओनली 1 के अलावा, 1 का तो जाएगा पूरा का पूरा, पर 2 का, 3 का, 4 का, किसी का भाग दोनों में अगर देते हो तो पूरा भाग नहीं जाएगा। यही मतलब होता है सहअभाज्य का। ठीक है, तो इसमें आपको अगर ऐसा नंबर होता तो इसका शेषफल क्या होता, इसका शेषफल तो आपका होता कि इसका शेषफल डायरेक्टली क्या आ जाता 1। ठीक है, इसका शेषफल डायरेक्टली क्या आ जाता 1, बट आपको ऐसा दे नहीं रखा है, तो इसलिए इस नंबर को, ये जो पावर 49 है, इसको 12 का मल्टीपल में बनाओ, कि 12 का कोई मल्टीपल हो, जैसे कि 12 × 4 कितना होता है, 48 होता है, और ये पावर लिख रखी है 49, तो ये 48 + 1 है। ठीक है, 48 + 1 है, तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, कि 48 + 1 की फॉर्म में, कि 169 को आप ऐसे लिखो कि 169 की पावर 12 करो, 169 की पावर 12 करो, और इसकी पावर अगर आप फिर से इसकी पावर 12 करिए और इसकी पावर आप 4 करते हो, तो ये कितना होगा, 12 चौक 48 होता है, प्लस 1 बच रहा है, 1, क्योंकि पावर कितनी थी 49, तो इस 1 को अलग लिख दो, 165 की अलग लिख दिया आपने, अपॉन में कितना कर दिया 30। तो जब भी दो संख्याएं क्या होती है, मल्टीपल में होती है, a की पावर m × a की पावर अगर n है, तो अगर ये मल्टीपल में है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, कि a की पावर m + n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही करना है आपको, कि 165 की पावर 12 और उसकी पावर 4 अगर की है, तो ये पावर कितनी हो गई, 48 हो गई, यहाँ से 48 ये हो गई 165 की पावर, और 165 की पावर 1 यहाँ थी, तो ये कितनी हो जाएगी, 165 की पावर 49। मतलब ये जो ये ऐसे लिखा हुआ था नंबर, इसको आपने कैसे लिख दिया, इस रूप में लिख दिया, मतलब इसकी आपने जस्ट इसका लिखने का जो तरीका था वही चेंज किया आपने, कि इसको इस तरीके से लिख दिया आपने। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे तो इसका तो शेषफल, इस संख्या का शेषफल, ये जो इतनी संख्या लिखी हुई है 165 की पावर 12/13, इसका शेषफल तो क्या आएगा, आप सभी को अब तक पता चल गया होगा। फर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट ही यही कि इस फॉर्म का अगर कोई नंबर है तो उसका शेषफल क्या आता है, 1 आता है। तो इसका शेषफल अगर 1 आता है और 1 की पावर 4 कर रखी है, तो 1 की पावर 4 या कितनी भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस पर, ये आपको पता होगा। तो यहाँ से तो इसका शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब आपके पास बचा एक चीज़ और, कि 165/13, तो इसमें आप क्या करो कि जस्ट 165 में 13 से डिवाइड करके देख लो। तो 165 में अगर आप 13 से डिवाइड करके देखोगे तो ये एक बार जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ से, 3, 13 दूनी 26 मतलब आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 9 क्या आ जाएगा आपका शेषफल। ठीक है, 35 - 26 करोगे तो 9 बचेगा आपका, तो जो वो क्या हो जाएगा आपका शेषफल। तो यहीं से आपको फर्मेट थ्योरम, मेरा समझाने का मतलब यही था आज का, कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन अगर मिलता है एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर फर्मेट थ्योरम अप्लाई कर पाए कि a की पावर p
ए की पावर p माइनस वन अपॉन पी, ए की पावर p माइनस वन अपॉन पी, और a और p सहभाज्य हैं, तो ऐसे नंबर का शेषफल हमेशा क्या आएगा, ऐसे नंबर का शेषफल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इतना आपको याद रखना है अच्छे से, यही है फर्मेट थ्योरम, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। आप इतना अगर याद रख पाते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक नंबर बहुत इजीली आप कवर कर लेंगे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर अच्छी लगी है ये थ्योरम जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, तो आप लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। और हम पूरा मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में फाउंडेशन में ये चीज़ें भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ बताई कि आपको फर्मेट थ्योरम अलग से एक पार्ट है, तो ये पूरा मैंने अलग से इसको बताया है। और ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए, नंबर सिस्टम का पार्ट है। जब रिमाइंडर अपन पढ़ते हैं शेषफल थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, तो उसी में ये चीज़ भी इंक्लूड है। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।